है और ईरान ने इजराइल पर अंधाधुंध बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। क्लस्टर बम दागे तो वहीं पर सऊदी अरब में उसने राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया। ये बहुत बड़ा हमला है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हमले के बाद पूरे दूतावास में आग लग गई। जो तस्वीरें सामने आई उसमें आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ दूतावास से नजर आ रहा था। वहीं दुबई में आज तड़के फिर से हमला हुआ है। बहरीन में ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके हवा में ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन खौफ वहां भी पसरा हुआ है। कतर में भी ईरानी मिसाइल्स इंटरसेप्ट की गई हैं, तो लगातार हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं। रिटेलिएशन का दौर जारी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि अगले 24 घंटे में ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। ट्रंप ने कहा है कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु क्षमता से लैस नहीं होने दिया जाएगा। इसी बीच संकेत ये भी मिल रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी की है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान सामने आया, डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें यह स्पष्ट किया कि अगर जरूरत पड़ी तो जमीन पर भी फोर्स उतारी जाएगी, लेकिन उसमें यह इशारा उन्होंने दिया कि अभी वक्त है। इसके अलावा 2 से 3 हफ्तों तक हमले जारी रखने की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर ईरान से आ रही है, क्योंकि ईरान की ओर से मिडिल ईस्ट में ज्यादातर देशों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर पे खाड़ी देशों को ईरान का जवाबी हमला भी झेलना पड़ा है। इस बीच ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा ड्रोन हमला किया। इस हमले के बाद दूतावास और उसके आसपास धुएं का गुबार देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 ड्रोन से रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि काला धुआं उठता हुआ आपको दिख रहा है। और जिस तरह से रियाद में राजधानी में सऊदी अरब के अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाया गया है। बहरहाल आपको बता दें कि इससे पहले ईरान के हमलों के बीच सऊदी अरब का भी बड़ा दावा सामने आया है। और वो दावा क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल ईरान के हमलों के बीच सऊदी अरब ने दावा किया 8 ईरानी ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। ये दावा सऊदी अरब की तरफ से किया गया है। करीब सभी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके उन्हें मार गिराया गया, क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वहां पर ड्रोन के जरिए हमले हो रहे हैं, मिसाइल्स के जरिए हमले हो रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है हर देश का अपना एंटी मिसाइल सिस्टम और इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने वाला सिस्टम एक्टिवेट होगा, और साथ ही वहां की जो सेना है वो एक्टिवेट होगी। तो ऐसे में सऊदी अरब अब ये दावा कर रहा है कि ईरान की तरफ से जो ड्रोन के जरिए हमले की कोशिश की गई थी, जिस मकसद से हमला किया गया था, ना सिर्फ उस मकसद को निस्ते-नाबूद किया बल्कि उनके ड्रोन्स को भी मार गिराया है। करीब जितने ड्रोन्स ईरान की तरफ से सऊदी में भेजे गए थे उन सभी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया है। ये रियाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूएस दूतावास जहां पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। यह हमला इतना घातक था कि पूरा का पूरा दूतावास आग के गोले में तब्दील हो गया और काला गहरा धुएं का गुबार उठता हुआ आप आसमान में देख रहे हैं। रात का वक्त दिख रहा है, अंधेरा है, वहां जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो जल रही हैं, लेकिन आप देखिए किस तरह से ईरान भी लगातार रिटेलिएट कर रहा है, पलटवार कर रहा है। अब ईरान ने यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीराट्स को निशाना बनाया है। यूएई ने ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। यूएई डिफेंस के सिस्टम एक्टिवेट किए गए हैं। दोहा में भी ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट किया गया है। तो आप देखिए कि किस तरह से पूरा मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया में अमेरिकी ठिकाने को, अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को एक बार फिर से मिसाइल से हिट करने की कोशिश की, हालांकि उसे नाकाम कर दिया गया क्योंकि उसे आसमान में ही खत्म कर दिया गया। अब कतर में भी लगातार दोहा को निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर भी इंटरसेप्ट किया गया मिसाइल। तो कुल मिलाकर देखा जाए, ईरान जो अपनी पूरी ताकत है, अपनी जो पूरा उसके पास मिसाइलों का जखीरा है, ड्रोन का जखीरा है, वो उसका आधा हिस्सा इजराइल पर मार रहा है और उसका आधा हिस्से का इस्तेमाल फिलहाल वो मिडिल ईस्ट के ऊपर कर रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह कि आखिरकार उसे कामयाबी कितनी मिल रही है, क्योंकि अगली बड़ी खबर आ रही है, बहरीन से दर्जनों मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ बड़ा हमला किया गया है। बहरीन में यूएस नेवी की 5th फ्लीट को निशाना बनाकर यह हमला किया गया है। पहले से यूएस नेवी की 5th फ्लीट अलर्ट थी, इसलिए वहां से सारे सैनिकों को हटा लिया गया था, मूव कर दिया गया था। दर्जनों ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को यहां पर इंटरसेप्ट कर लिया गया और हवा में ही इन्हें मार गिराया गया है। ईरान के इस हमले में एक शख्स की मौत की खबर है। हमला उस वक्त हुआ जब मनामा शहर के सलमान बंदरगाह के पास एक मैरीटाइम फैसिलिटी सेंटर में आग लग गई और इसी आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी मौके पर जुटे हुए थे। शनिवार को
अमेरिका इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान और उसके सहयोगी इजराइल और खाड़ी देशों में लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों, एनर्जी सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट कर रहे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं। और उसी टारगेट को एक बार फिर से निशाने पर लेते हुए ईरान की तरफ से यह हमला किया गया। लेकिन अमेरिका की जो सेना थी, फिफ्थ फ्लीट की, वो मुस्तैद थी। उसने हर एक हमले को इंटरसेप्ट किया और हवा में ही इन हमलों को नाकाम कर दिया। इसी बीच ईरान ने खाड़ी देशों की नाक में दम कर रखा है। कतर की बात की जाए तो कतर को निशाना बनाकर ईरान की तरफ से यहां पर भी मिसाइल्स दागी गई हैं। हालांकि इन मिसाइलों को वक्त रहते ही कतर की तरफ से इंटरसेप्ट कर दिया गया। कतर के आसमान की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, आपको चमकीली रोशनी नजर आ रही होगी। ये उन्हीं मिसाइलों की रोशनी है जो ईरान की तरफ से दागी गई थी। साथ ही उन्हें हवा में बर्बाद करने के लिए कतर का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट था और इस एयर डिफेंस सिस्टम ने जो मिसाइल्स छोड़ी जा रही थी, जो हमले ईरान की तरफ से हो रहे थे, उन्हें ना सिर्फ इंटरसेप्ट किया बल्कि इन मिसाइलों को हवा में ही निस्ते नाबूद कर दिया, हवा में ही खत्म कर दिया। ये चमकीली पीली रोशनी उस इंटरसेप्शन के बाद कतर के हमले की है जिस मिसाइल को ईरान की तरफ से दागा गया था। तो लगातार ईरान अब खाड़ी के देशों पर हमला कर रहा है, चाहे यूएई की बात की जाए, कतर की बात की जाए, बहरीन की बात की जाए। हर उस हमले को मिडिल ईस्ट के ये देश पूरी तरह से नाकाम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मिसाइलें और ड्रोन इतनी ज्यादा संख्या में है, अमित, अगर एक भी ड्रोन गिर गया तो वो नुकसान तो पहुंचाएगा ही। जाहिर सी बात है। और आंकड़ा भी देख लीजिए कि कितने मिसाइलें और कितने ड्रोन दागे गए हैं। करीब 39 में से 24 को नष्ट कर दिया। ईरान के हमलों के बीच कतर का ये बयान आया है और कतर ने क्या कहा है कि ईरान के ज्यादातर हमले इंटरसेप्ट करने का उन्होंने दावा किया है। 101 मिसाइलें दागी गई, 98 को उन्होंने नष्ट कर दिया। उसी तरह से 39 ड्रोन्स दागे गए जिसमें से 24 को उन्होंने नाकाम कर दिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो रेशियो लगातार निकल के आ रहा है, अमेरिका हो या फिर इजराइल हो या फिर उसके सहयोगी मुल्क हो, लगातार इंटरसेप्ट जो कर रहे हैं उसमें उनको बड़ी कामयाबी मिल रही है। लगभग 99% तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर देखा जाए कुल मिलाकर तो 99% मुझे लगता है कि जो हथियार हैं इस वक्त ईरान के, वो बेजा ही जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ भी आघात कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले हमारे साथ पूरे मेहमानों का एक पैनल है, वो भी हम आपको जरा बता देंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, उसके बाद हम बड़ी ब्रेकिंग बता देते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड कार्तिकेय काले जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मेजर जनरल सोही भी जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी जी हैं, फॉरेन अफेयर्स के जानकार हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। अब बड़ी खबर सर, आप लोगों को इस चर्चा में हम लोग शामिल करें उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से बड़ा हमला कर दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हाइफा पर हमला किया है। इन बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये क्लस्टर बम नदर्न और वेस्टर्न इजराइल में फट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जंग और भीषण होती जा रही है। लगातार ये बात कही भी गई थी, अमेरिका और इजराइल ईरान को चेता रहा था कि अगर आपने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बंद नहीं किया और एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका के हवाले नहीं किया तो आपके खिलाफ ये हमले जारी रहेंगे। तो वहीं ईरान की तरफ से कहा गया कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और कुछ उसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कार्तिकेय सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब लड़ाई में अब क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल हो रहा है और जो टॉमहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, ये किस तरफ इशारा देता है? क्या ये बताता है कि जंग अब और भीषण होने वाली है? ट्रंप जो कह रहे हैं कि अगर 2-3 हफ्ते तक जंग जारी रखनी होगी, हम रखेंगे, तो क्या ये उसी तरफ इशारा कर रहा है? डेफिनेटली ये उस तरफ इशारा कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, टोमाहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है और एक मीडियम दर्जे का मिसाइल है जो अराउंड 150-200 kg का वॉरहेड ले जाता है। स्पेसिफिकली टारगेटिंग, उसमें स्पेसिफिक टारगेटिंग की शक्ति है। बेसिकली किसी भी देश पे ऑफेंसिव इनिशिएट और ऑफेंसिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है कि उनके विल पावर को ब्रेक करना है। देखिए, ऑलरेडी 3 दिन की लड़ाई हो चुकी है, तो अब जो एम है वो यही है कि कॉस्ट ऑफ जो वॉर है वो ईरानी लोगों के लिए बढ़ाई जाए कंटिन्यूसली, और ये कंटिन्यूस प्रेशर डाला जाए कि किसी तरह से ईरान के लोग ही त्राही माम करके हाथ ऊपर कर दें और एक तरह से गिव अप कर जाएं। तो नाउ द होल एम इज कि किस तरह से विल पावर ईरानी पब्लिक की तोड़ी जाए। वो पॉसिबल तभी है जब आप कंटिन्यूस बॉम्बार्डमेंट करेंगे या आप कंटिन्यूसली उनकी जीवन को मुश्किल बना के रखेंगे। आप डेली लाइफ में जब आप उनकी डिफिकल्टी इंक्रीज करेंगे और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे विल पावर आपने मुझे लगता है डिकोड कर लिया पूरे डोनाल्ड ट्रंप के स्ट्रैटेजी को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल यही बयान आया है कि हम रुकने वाले नहीं है। जो हमारा सेकंड फेज होगा, मार्को रूबियो ने यही कहा
कि हम इसके बाद और बड़े हमले करने जा रहे हैं। हमारे साथ दो हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं, मनीष प्रसाद हमारे साथ है, शोएब रजा भी है। इनके पास हम जाएंगे, अपडेट लेंगे, उसके बाद हम लगातार और भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल पहले एक हम खबर लेते हैं, उसके बाद फिर मनीष और शोएब के पास जाएंगे। इजराइल एयरफोर्स ने पश्चिमी ईरान में बड़ा हमला किया। ईरान के फायरिंग साइट्स को निशाना बनाते हुए आईडीएफ ने 3 जगहों पर अटैक किया है। इन हमलों में इजरायली वायुसेना के दर्जनों मिसाइल लॉन्चर्स, डिफेंस सिस्टम और अन्य फायरिंग साइट्स पर सैकड़ों बम गिराए गए हैं। ऑपरेशन रोइंग लायन के तहत किए गए हमले में एयरफोर्स ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को टारगेट किया है। आईडीएफ का दावा है कि इजराइल की कमर तोड़ने के लिए ये हमले किए गए हैं। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात भी की जा रही है और ईरान के खिलाफ आईडीएफ का अभियान लगातार इस वक्त जारी है। तो ईरान की जो फायरिंग साइट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्स ईरान की इन फायरिंग साइट्स को निशाना बनाकर उनकी कमर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये वही फायरिंग साइट्स हैं जहां पर लगातार इन जगहों से हमले हो रहे थे। अगर अब इजरायली डिफेंस फोर्स स्ट्रेटेजिकली इन जगहों पर हमले करता है, यानी कि सबसे पहले वो उन एस्टैब्लिशमेंट्स को खत्म कर रहा है जहां से ईरान अपनी मिसाइलों के जरिए, अपने ड्रोन्स के जरिए मिडिल ईस्ट और इजराइल पर हमले कर रही है। देखिए, कतर, कुवैत, उसके अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा इससे परेशान दिखाई दे रही हैं, लेकिन ऐसा हो कि उनकी तरफ से अटैक हो, काउंटर अटैक हो, इसकी संभावनाएं इस समय नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हां, डिफेंसिव अटैक जरूर दिखाई दे रहा है। वो जो ड्रोन आ रहे हैं उसको आयरन डोम के जरिए या फिर अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए पूरी तरह से ध्वस्त करने की तैयारी है। 11 कंट्रीज हैं, साइप्रस से लेकर आप ये समझ लीजिए कि इराक तक, जितनी भी कंट्रीज हैं नियर बाय एडजॉइनिंग, जहां पर अमेरिकन मिलिट्री बेसेस या फिर मिलिट्री एसेट्स या मिलिट्री इकोनॉमिक जो उनकी चेन है या इंटरेस्ट है अमेरिका का, उन सभी एरियाज को एक एक करके टारगेट किया जा रहा है ताकि प्रेशर पूरी तरीके से बिल्डअप हो। अमेरिका की अधिकतर कंट्रीज के साथ ट्रीटी है। इसका मतलब यह है कि अगर उन कंट्रीज के ऊपर हमला होता है तो उसे अमेरिका के ऊपर हमला समझा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति ऐसी है कि इस समय ईरान हर जगह एक बिल्कुल पिन पॉइंटेड तौर पर, चाहे अमेरिकन रडार्स हो, अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम हो, अमेरिकन हब हो, मिलिट्री एरियाज हो, इन सभी एरियाज को टारगेट कर रहा है, यहां तक कि सिविल एरियाज भी जो ईरान लगातार अटैक कर रहा है। लेकिन वही काउंटर अटैक के तौर पर जो इजराइल में हमारी बात हुई, उन्होंने कहा, और अमेरिकन जो इस समय ऑफिसर्स मौजूद हैं ऑन ग्राउंड, उन्होंने कहा कि मेन टारगेट जो है ईरान का जो यूरेनियम फैसिलिटी, उसके अलावा जो बैलिस्टिक फैसिलिटी है जो कि कैवन है, यानी अंडरग्राउंड टनल के अंदर। जब आप ये बता रहे हैं कि अमेरिका के ऊपर और उसके इंस्टॉलेशन के ऊपर अलग अलग जगह पे हमले हो रहे हैं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जैसे मनीष हमें बता रहे थे कि इस तरह से अब यूएस को हर जगह पे टारगेट किया जा रहा है। अब ट्रंप टावर में सोचिए, ट्रंप टावर में संदिग्ध पैकेट मिलने की पुष्टि हुई है। तो जिस तरह से अमेरिका की ओर से कहा गया था, एक बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई कि अमेरिकन कहीं पर भी मौजूद हैं तो वो सावधान रहें, और आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि कहीं पर भी अमेरिकन छुपे हो उनको हम बख्शेंगे नहीं। आप खुद देखिए कि जमीन पर, यानी अमेरिका में ही न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर में एक संदिग्ध पैकेट मिला है और उसकी पुष्टि हो गई है। और इस बारे में जब ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आएगी उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच यूएस सेंट्रल कमांड के सेटकॉम ने ओमान की खाड़ी का एक वीडियो जारी किया है। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरह से, चलिए उससे पहले तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं न्यूयॉर्क के। और देखिए, ये देखिए न्यूयॉर्क में किस तरह से यहां पर संदिग्ध पैकेट मिला है। प्रोफेसर त्रिपाठी, जो जिक्र हम कर रहे हैं कि किस तरह से अब ये पूरा का पूरा जो ये मामला है अब आगे बढ़ता हुआ जा रहा है कि अब चाहे वो अमेरिकी जमीन हो, चाहे वो अमेरिका के वो जमीन या दोस्त हो, उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। तो क्या इस वक्त यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि चौतरफा हमला करो, जरूरत नहीं है, चाहे उसके लिए आपको कोई भी रास्ता अपनाना पड़े? देखिए, जंग में जो इस तरह की अभी पोजीशन है, मुझे नहीं लगता कि वहां पर किसी भी तरीके का, किसी भी पक्ष को, चाहे ईरान ले लीजिए चाहे अमेरिका ले लीजिए, जब ये दोनों अपने अस्तित्व की आर पार की लड़ाई में है तो आप ये भूल जाइए कि अब यहाँ पर बचा क्या है। अभी देखिए, दुनिया की सबसे साम दाम दंड भेद और इससे भी कुछ नहीं, इससे भी कुछ और ज्यादा हो। साम दाम दंड भेद, चलिए ये तो भारतीय कंसेप्ट था, कौटिल्य जी ने दिया था। आप इस समझिए, यदि होटल पर अटैक हो रहा है, सऊदी अरेबिया के वो आलीशान लग्जरी होटलों पर अटैक हो रहा है, कुवैत में हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उन सभी स्थानों को स्ट्रेटेजिक मान लिया जाए जहां से अमेरिका अपने हित को साध रहा है। तो इसलिए ये कहना कि ये होटल था या सिविलियन था, वो सब कुछ वो स्ट्रेटेजिक हो जाता है जहां से अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आज अमेरिका कर रहा है। और ये क्यों भूल जाते हैं, ईरान को आप इतना अंडरएस्टिमेट क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि क्या अमेरिका को ये किसने लाइसेंस दुनिया में दिया है कि सिर्फ आपके पास ही परमाणु बम होगा, सिर्फ आपके पास 5 देश दुनिया में रहेंगे, उनके पास अपने को सुरक्षा करने के, दुनिया को धमकाने के लिए आपके पास होगा, इसके बाद आप जहां चाहेंगे रौद करा के जाएंगे। ये दुनिया का कौन सा नियम है? किस रूल ऑफ लॉ में आप जी रहे हैं? और यदि आपको कोई चुनौती देगा तो आपका दुश्मन होगा। मुझे लगता है भाई साहब कि आज की डेट में ईरान इतिहास में इस बात के लिए याद किया जाएगा कि वो बिका नहीं है, वो शहादत किया आपकी है बात और तुमसे लड़ा अगर मुझे लगता है कि ईरान में सुना जा रहा होगा तो शोहेब, जो बात प्रोफेसर त्रिपाठी बता रहे हैं, लगातार ईरान की जो सत्ता है वहां से यही आवाज आ रही थी। बहरहाल ये बताइए कि इस वक्त ईरान के अंदर के क्या हालात हैं, क्योंकि जिस तरह की खबरें आई हैं और जो धमकियां दी गई हैं कि जो दूसरा फेज होने जा रहा है इस पूरे ऑपरेशन का वो और ज्यादा घातक होगा। आप देखिए अमित, शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा था, हम पिछले 2-3 दिनों का जो देख रहे हैं, और परसों रात में ये खबर आ गई थी, अमेरिका ने एक कोशिश की थी इटली के जरिए कि अब बातचीत के टेबल पर ईरान आ जाए। लेकिन कल जिस तरह से बयान आए हैं, आज भी हमने जो विदेश मंत्री है अब्बास अगारची ईरान के, उनकी तरफ से जो बयान आया है उन्होंने साफ कहा है, और कल भी लगातार जो सुरक्षा काउंसिल के सचिव है ईरान के, वो भी कहते रहे कि हम युद्ध को लंबा खींचने के लिए, लंबे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, अमेरिका के साथ टेबल पर हम नहीं आने वाले। और वहां के जो भी जनरल और सुरक्षा के जानकार लोग हैं वो ये कहने लगे हैं कि अगर आप हमें सोच रहे थे कि हमारे पास कुछ 1000 मिसाइलें नहीं, हमने 20 सालों से इसकी तैयारी की थी, हमें पता था कि ये जंग होगी, और हमारे पास इस तरह से भंडार है, इस तरह से शहर है टनल में मिसाइलों के, जो हम 10-10, 15-15 साल तक भी लड़ाई लड़ सकते हैं। ये दावे हालांकि मनोवैज्ञानिक तौर पर भी एक दबाव बनाने की कोशिश इन सबके पीछे होती है, लेकिन ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो पीछे नहीं हट रहा है। एक चीज और समझनी होगी अमित, कि ईरान एक राष्ट्र है, वो कोई हिजबुल्लाह या हूती नहीं है, उसकी एक पूरी सभ्यता है, लंबे वक्त से, हजारों साल से एक राष्ट्र है। हालांकि ये बात सच है कि खामनेई के खिलाफ लोगों की नाराजगी वहां थी, लेकिन जब किसी राष्ट्र पर हमला होता है तो लोगों में एकजुटता दिखती है। कोई भी देश ये पसंद नहीं करता, किसी भी देश के लोग ये पसंद नहीं करते कि आप कोई दूसरा देश आकर आप पर हुक्म चलाए और ये कहे कि आप किसको उखाड़ फेंको या इसको हटा दो। तो अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया, शोएब, मैं बस आपने जो बात कही ना उसमें बस मैं कुछ जोड़ के फिर हम आगे अपने जो गेस्ट हैं उनसे इस बारे में पूछेंगे। जनरल सोई, क्योंकि शोएब ने जो बात बताई अभी कि वहां पर जब इस तरह का हमला होता है तो पूरा राष्ट्र एक हो जाता है, पहला सवाल तो यही है कि वाकई में क्या राष्ट्र एक है? अगर राष्ट्र एक होता तो क्या खामनेई और उनका पूरा का पूरा जो ऊपर लेवल का लीडरशिप है पूरा खत्म कर दिया जाता बिना किसी ह्यूमन इंटेलिजेंस के? दूसरी बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले तो पूरा का पूरा जो बाजारी समुदाय है जिसने 1979 का जो पूरा रेवोल्यूशन हुआ था, इस्लामिक रेवोल्यूशन, उसको फंड किया था, वही फंडिंग कर रहे थे हाल ही में जो इतना बड़ा हमने आंदोलन देखा था। तो क्या वाकई में अंदर लोग पूरी तरह से एक साथ हैं, एकजुट हैं इस सत्ता के प्रति? बिल्कुल अमित, यह दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस समय में। देखिए, सबसे पहले तो जो साथ है या नहीं है, लेकिन जो शुरू में स्ट्राइक किया जहाँ पे वो मारे गए, इसके पीछे अमेरिका और इजराइल की कुछ सालों की इन्वेस्टमेंट थी, जो उन्होंने अपने एजेंट वहाँ प्लांट किए, टेक्नोलॉजी की प्लांट की, और वहाँ कहीं ना कहीं उनकी हर मूवमेंट पे नज़र रखते हुए, चाहे वो सैटेलाइट हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, एवैक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, उसके द्वारा वो सक्सेस रहे। इसमें इस चीज़ का जरूरी है, जो कुछ डिस्कंटेड एलिमेंट होते हैं, कुछ नाराज एलिमेंट होते हैं, तो अभी भी अंदर ही होंगे, अभी भी अंदर ही होंगे, जिसका जिक्र कर रहे हैं, उनको भी तोड़ के अपने साथ मिलाते हैं, जो उनका काम करते रहते हैं। एक तो बात ये हो गई, जरूर रहते हैं, वो हर देश में होते हैं। दूसरी बात, जब किसी देश पर हमला होता है, जैसे शोएब बता रहे थे, तो कई बार अपोजिशन पार्टी या जितने भी लोग अलग अलग होते हैं, अलग अलग विचारधारा के होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर ये देखना है कि वो कितना इकट्ठे हुए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की लगातार ये कोशिश अभी भी जारी है, लगातार उनके भाषण आ रहे हैं, स्टेटमेंट आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है कि आप उठो, इस सत्ता को उखाड़ के फेंक दो, आपके लिए अच्छा मौका है, आप आज़ाद हो जाओ। तो ये सब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साथ साथ ऑन ग्राउंड भी उनके एजेंट्स फंडिंग कर रहे होंगे, उनको उकसा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखा जाए कि किस हद तक वो उठ के आते हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल होंगे। रजीम चेंज यहाँ पर ईरान में इतना आसान नहीं, जैसे शोएब बताते हैं कि राष्ट्र है, यहाँ इतने बहुत बड़ा राष्ट्र है, दोनों विचारधाराओं के लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो ऐसे में रजीम चेंज का मतलब है विचारधारा में चेंज करना, वैसे ताकि वो जो रजा पहलवी या
मॉडर्न विचारधारा वाले लोग हैं, जो धर्म से निरपेक्ष हैं, वो लोग आए, और जो इस्लामिक फंडामेंटल वाले लोग हैं वो वहां से हटे। तो ये लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। क्या ये सिविल वार की तरफ जाएगा, या ये अमेरिका इसमें सक्सेस रहेगा, या सीरिया और इराक जैसा हाल हो जाएगा? सोई सर, ये बिल्कुल जोशना अगला पॉइंट उठाए, लेकिन मैं बस एक चीज इसमें जोड़ दे रहा हूं जो आप बता रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात आई, और क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी थी जोशना, आपको याद है कि किस तरह से जो महिलाएं हैं सड़कों पर उतरकर खुशी मना लगातार खुशी मना रही थी। उससे पहले जब प्रोटेस्ट चल रहा था, 2-3 प्रोटेस्ट हमें लगातार हमने देखे हैं, और महिलाएं जिस तरह से बढ़ चढ़ कर निकली थी, तो सर कहीं से ऐसा हमें महसूस मुझे लगता नहीं होता है कि वहां पर जो पूरा का पूरा जो आवाम है इस सत्ता के साथ है। बदलाव शायद वो भी चाहते हैं, इसीलिए शायद ये हम होता हुआ देख भी रहे हैं। और अगर रिजीम चेंज हुआ भी तो उसमें आवाम का भी एक बहुत बड़ा हाथ होगा। और जब यहाँ पर युद्ध नहीं हुआ था, जब एयर स्ट्राइक नहीं की गई थी इजराइल की तरफ से, तब आप देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप के अलग अलग बयान सामने आए थे जिसमें वो मदद भेजने की बात कह रहे थे, और वहां के लोगों की तरफ से कहा भी गया था कि हम आपकी मदद के लिए आतुर हैं, जल्द से जल्द वो मदद भेजें। मतलब जो वहां की जनता है, जनार्दन है, वो चाहती है कि सत्ता परिवर्तन हो, रिजीम चेंज हो। अब वही वाली बात है कि विचारधारा जो नस नस में बसी हुई है उससे हटके वो जो फंडामेंटलिस्ट विचारधारा है वो कैसे वहां पर एक बेहतर रिजीम चला पाएगी। लेकिन कार्तिकेय जी, मेरा आपसे सवाल है, जब इस तरह के हमले होते हैं तो एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की भी कोशिश की जाती है। यूएस की तरफ से वीडियोस जारी किए जा रहे हैं हमले के, लेकिन कुछ वीडियोस ईरान के भी सामने आए हैं जिसमें ईरान बता रहा है कि उनके पास जो अंडरग्राउंड हथियारों का पूरा जखीरा है वो काफी लंबे वक्त तक इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए काफी है। तो क्या ये एक मानसिक रूप से बढ़त की तरफ इशारा कर रहा है, या फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को आगे बढ़ाने की कोशिश है? देखिए, इस प्रश्न के जवाब में 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज द साइकोलॉजिकल ऑप्शन जो है, साइक वॉर चल रहा है कल से, एंड कल से आई बिलीव अमेरिकन न्यूज़पेपर्स वगैरह में तो इन्फॉर्मेशन है कि काफ़ी जगह हैकिंग हो चुकी है, और ईरान टीवी पे यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल जो है वो अपने ऑप्शंस भी चला रहे हैं, बीच बीच में अपने वीडियोस भी चला रहे हैं। तो देयरफॉर जो जनरल पब्लिक है उनको दोनों तरफ की इन्फॉर्मेशन जो है, प्रोपेगेंडा इन्फॉर्मेशन, वो मिल रही है। कुछ देर ईरानी चलाते हैं और उसके बाद इजरायली हैक कर लेते हैं सक्सेसफुली। तो अब नाउ सेकंड पार्ट इज कि एक्चुअली ये लड़ाई कितनी देर तक चलेगी, एंड फाइनली ये ईरानी जो आर्मी है उसका जो स्ट्रेटेजिक प्लान है, उसका एंड गोल क्या है। तो जहां तक उसका एंड स्टेट दिखता है, देखिए अप्रोक्सीमेटली जो मैंने कैलकुलेट किया है, बहरीन के ऊपर ऑलमोस्ट 450 मिसाइल जो है एयर डिफेंस के 1:3 रेशो में आप लगाएंगे तो 150 अगर अटैक हुए हैं तो 450 मिसाइल दागे गए हैं। इजराइल के पास ऑलमोस्ट 1800 मिसाइल उन्होंने अपनी डिफेंस के लिए दागे हैं। जॉर्डन में अराउंड 300, कतार में अराउंड 450 और यूएई में अराउंड 850। तो अगर आप इसको टोटली कैलकुलेट करें तो आप देखें कि वेरी सून दे विल ऑल रन आउट ऑफ मिसाइल्स टू डिफेंड देमसेल्व्स। तो बेसिकली एम जो लग रहा है इस समय यही है, और आप ये मान के चलिए क्योंकि ये सेम सिस्टम्स सब जगह डिप्लॉयड है। कार्तिकेय सर, मैं आपको बस एक अपडेट के साथ रोक रहा हूं, क्योंकि अपडेट हम देते हैं उसके बाद फिर आपसे जानेंगे इसके बारे में भी, क्योंकि बड़ी खबर जो आ रही है, 2 तस्वीरें आ रही हैं, एक बार हम बताएंगे। पहली चीज है कि जो मकरान एयर बेस कह सकते हैं कि एक फ्लोटिंग बेस तैयार किया गया, तो उसकी तस्वीरें आ गई है बंदर अब्बास के बिल्कुल करीब। आप देख रहे हैं एक ऑयल टैंकर है, आपने इसके वीडियोज भी देखे थे, प्रोपेगेंडा वीडियो आए थे कि किस तरह से ईरान ने अपना एक कह सकते हैं कि फ्लोटिंग एयर बेस तैयार किया है, इस पे हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं। अब जो उसकी ताजा तस्वीर सामने आई है बंदर अब्बास की, आप देख रहे हैं कि पर्शियन गल्फ की, ये इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था जहां पर हेलीकॉप्टर्स उतरते थे, कमांडोज उतरते थे, इसका इस्तेमाल किया जाना था अमेरिका के खिलाफ, लेकिन उसी को टारगेट करके नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। हालांकि ये ठीक डूबने से पहले की तस्वीरें, काला धुआं उठता हुआ देख रहा है, तो आप सोचते हैं कितना प्रिसाइज स्ट्राइक किया है, और इसको बचाने के लिए कोई रास्ता यहां पर नहीं था। एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, इजराइल यूएस के लोगों का खून बहाने के जिम्मेदार। ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान है कि जो खून बह रहा है इस वक्त इजराइल और यूएस के लोगों का, उसका जिम्मेदार खुद अमेरिका है, खुद इजराइल है, यह बयान आया है। लेकिन इस बीच एक बार फिर से हम जरा तस्वीरों पे लौटते हैं। एक और तस्वीर सेटकॉम की आसियानी सेंट्रल कमांड की ओर से दी गई है, जहां पर 11 शिप्स को, 11 जहाजों को, नेवी के जहाजों को ईरान के पूरी तरह से तबाह करके पानी में डुबो दिया गया है। कार्तिकेय सर, इसमें आप जोड़िएगा कि एक है कि इनका एक जो मकरान एक तैयार किया गया था, सो कॉल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, अब ये देखिए तस्वीर आ रही है, 11 शिप्स को डुबो दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 9 कहा था, अब सेटकॉम यानी कि सेंट्रल कमांड ने कहा है कि 11 हमने नेवीज के जहाजों को डुबो दिया है। इसका इस लड़ाई में क्या इंपैक्ट है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर इसका क्या असर है? देखिए, नेवी इज गोइंग टू कंट्रोल द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो ईरानियन नेवी से ही खतरा था स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का।
तो इसलिए ऑब्वियसली हॉर्मुज को ब्लॉक करने का रोकना है यदि, तो आपको उनकी शिप्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और ये परसों रात से चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का प्लान। पहले उन्होंने डिक्लेयर किया था कि उन्होंने 9 शिप्स खत्म करी हैं, अब पता चला है कि अब 11 शिप्स खत्म करनी है। एंड आई एम श्योर कि कल रात को उन्होंने और शिप्स पे भी हमला किया होगा। द एम इज बेसिकली टू टेक डाउन ईरानियन नेवी। पर ईरानियन नेवी याद रखिएगा, सर मोटा-मोटा जरा बता दीजिए कितने उनके पास शिप्स हैं, क्योंकि बहुत वही ज्यादा मैं numbers बोलने वाला था कि ईरानियन नेवी एक्चुअली जो है वो स्मॉल फ्लीट फ्लोटिला है। दैट मींस उनके पास छोटे जहाज हैं, उनके पास 300 से 600 से लेके जो है पेट्रोल बोट्स हैं, और मेजरली वो पेट्रोल बोट्स पे ही डिपेंड करते हैं। उनके जो बड़े हवाई जहाज हैं वो मोस्टली कमर्शियल एंड फ्रिगेट्स हैं, जो ज्यादा नहीं है नंबर में। आई डोंट थिंक द नंबर एक्सीड्स 20, तो 20 से ज्यादा उनके पास वो जहाज भी नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वो दे विल रिलाई ऑन सबमरीन। जो इनिशियल अटैक आई बिलीव यूएसएस अब्राहम लिंकन पे जो करियर पे हुआ, उसमें एक सबमरीन भी इन्वॉल्व थी ईरान की, जो अभी श्योर नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको डुबो दिया है कि नहीं। परंतु यदि हम इस तरफ देखें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, देन उनका प्लान वाज टू ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो केवल 22 किलोमीटर है, बाय व्हाट इज कॉल्ड सी माइंस। अब ये सी माइंस जो फ्लोटिंग माइंस होती हैं, अनफॉर्चुनेटली सी माइंस का प्रॉब्लम यह है कि एक बार सी माइंस डाल दी जाती है तो वो पूरा एरिया बिल्कुल ही नॉन नेगोशिएबल हो जाएगा ऑलमोस्ट, जब तक सारी की सारी सी माइंस जो हैं वो निकाली नहीं जाती। मतलब फिर ईरान का जो फ्लोटिंग फ्लीट है वो भी नहीं जा पाएगी, ईरान छोटे वो की भी नहीं जा पाएंगे। छोटे क्राफ्ट जो है वो डेफिनेटली जा सकेंगे। ईरान के देखिए, ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई यूज नहीं है इस लड़ाई के बाद और इस लड़ाई के दौरान भी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो वो डेफिनेटली ब्लॉक करेगा जो भी तरीके से। बड़े शिप्स को वो सिंक करके ब्लॉक कर सकता था, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत गहरा नहीं है। तो अगर बड़े शिप्स वहां सिंक होते हैं, जैसे उन्होंने कोशिश करी थी, पिछले एक टैंकर को जला दिया था, कोशिश करी थी वहां सिंक करने की, तो उसी प्रकार से कमर्शियल शिपिंग को भी सिंक करके वो रोक सकता है। नहीं तो वो उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की माइनिंग कर सकता है, या सबमरीन्स एक्चुअली डाल सकता है, परंतु सबमरीन के लिए शायद इतनी ज्यादा डेप्थ है नहीं। तो सर एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर, एक बार फिर से तस्वीर दिखाया गया। B-1 बॉम्बर्स, अब तक आपने B-2 बॉम्बर्स को देखा था, B-1 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है हमलों के लिए। तो अमेरिका के सेंट्रल कमांड की ओर से एक के बाद एक हथियार दिखाए जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन आ रही है कि किस तरह से हमले चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही घातक B-1 बॉम्बर है, और B-1 बॉम्बर बहुत ही ऊंचाई से सटीक निशाना लगाने में कामयाब है। कई हजार टन का बॉम्ब ये लेकर जा सकता है, जो लगातार इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं ईरान के अंदर से आ रहे हैं कि उनके बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जा रहा है। उसके पीछे इसी तरह के बड़े B-1 B-2 बॉम्बर्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए, ये तस्वीर हम आपको बेरूत की दिखा रहे हैं, लेकिन फिर से लौटते हैं सोही सर। 2-3 चीजें निकलकर सामने आ गई। एक तो हो गया कि नेवी को बहुत जबरदस्त डेंट पहुंचाया है इस वक्त अमेरिका ने। इसी बीच अमित एक सर मैं आपका वापस रुक करती हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह के 70 ठिकानों पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने अटैक किया है। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह के सेंटर पर भी इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह बड़ा अटैक किया है। लगातार इससे जुड़ी खबर हम दे रहे हैं। लेबनान पर इजरायली डिफेंस फोर्स के अटैक से इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। 70 ऐसे ठिकाने हैं हिजबुल्लाह के जहां पर हमला किया गया। सोही सर देखिए, ईरान को चाहे हम हिजबुल्लाह की बात करें, चाहे हम अन्य संगठनों की बात करें जो मदद दे रहे हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा रहा है। सिर्फ ईरान पर हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके सहयोगी संगठनों पर भी हमले हो रहे हैं। और B-1 बॉम्बर्स का अगर इस्तेमाल हो रहा है, वो ये बताता है कि अमेरिका ये बताने की कोशिश कर रहा है इस युद्ध में कि हम तुमसे कितने पावरफुल हैं। नहीं देखिए, 2-3 चीजें, ये बिल्कुल टास्क ओरिएंटेड काम हो रहा है इस समय में। कोई एक भी बॉम्ब फालतू नहीं डाल रहे, एक भी एक्शन बेकार में नहीं जा रहा है। जहां भी ईरान के कई मिसाइल सिविल एरिया में गिर गए जिनका कोई असर नहीं होता। हिजबुल्लाह, हुतीज और इनको न्यूट्रलाइज करना बड़ा जरूरी है। इस समय में इजराइल बहुत तेजी से और बहुत पावरफुल एक्शन ले रहा है, ताकि इससे पहले वो ज्यादा सिर उठाएं, उनको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम रहेगा। इजराइल की सीमा के पास में वो छोटे छोटे रॉकेट्स पास फायर करके भी उनके लिए समस्या कर सकते हैं। इसलिए उनकी लीडरशिप को खत्म किया, 50-60 गाँव को खाली करवाया और जहाँ जहाँ उनके जखीरे थे उनके ऊपर अटैक किया। इसकी पूरी खबर इजराइल के पास अच्छी तरह से थी। पिछली बार जब खत्म किया था उसके बाद से वो मॉनिटर पूरा कर रहे हैं। दूसरी बात B-1 B-2 बॉम्बर्स का, क्योंकि ईरान के ज़्यादातर ज़खीरे ज़मीन के अंदर हैं, टनल्स के अंदर हैं, और जो मिसाइल लॉन्च साइट्स हैं वो भी ज़मीन के अंदर से हैं, फिर निकल के आते हैं, फायर करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो उद्देश्य है उनका कि इनको जितनी जल्दी ख़त्म किया जाए, उनके ज़खीरे को जितनी जल्दी ख़त्म किया जाए कि उतनी जल्दी ये लड़ाई ख़त्म होगी। ये चाहते हैं लड़ाई जल्दी ख़त्म हो, ईरान चाहेगा लड़ाई जल्दी लंबी खींचे, क्योंकि ये जो परेशानी लेकिन ईरान के पास लड़ाई को लंबा खींचने के लिए जनरल सोही क्या उतने हथियार हैं? बिल्कुल, ये एक समस्या, यही तो कारण है। सप्लाई चेन ईरान का बहुत बड़ा समस्या रहेगी। एक लिमिटेड संख्या है, उस संख्या को जितनी जल्दी इजराइल और अमेरिका ख़त्म कर देगा उतनी जल्दी ये घुटनों पे आ जाएंगे। और यही कारण है कि ये जो B-1 B-2 बॉम्बर है कि जहाँ जहाँ इनका भंडार है, जहाँ जहाँ ये रखे हुए हैं, वहाँ पर अटैक किया। उनके पास डेफिनेटली ज़मीन पे सोर्सेज है,
हवा में इलेक्ट्रॉनिक है, और पूरा एक तरह पूरे आसमान पर इस समय डोमिनेट कर रहे हैं। जहां से फायर होता है फिर वहीं अब तो पे मुझे ये लगता है लोग- डोमिनेशन धीरे धीरे समंदर पे दिखने लगा है, अमेरिका इजराइल का, उसके बाद आसमान में दिखने को मिल रहा है। अब मुझे लगता है जो अगला पड़ाव होगा, तीसरा जो पड़ाव होगा वो जमीन होगा, क्योंकि ग्राउंड बूट्स ऑन ग्राउंड इसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी, क्योंकि हम तस्वीरें में दिखा रहे हैं लेबनान की अब सब चीजों की, अगर देखा जाए इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, क्या प्रॉक्सीज जो ईरान की हैं, क्या उनके अंदर इतनी कुव्वत है? छोटा सा सर एक जवाब दीजिएगा, वक्त थोड़ा कम हमारे पास। क्या वो ईरान के लिए मददगार साबित हो सकते हैं या इजराइल अमेरिका के लिए सिरदर्द बन सकते हैं? क्या उनमें इतनी कुव्वत है? देखिए, ये लड़ाई ईरान अपने प्रॉक्सीज के थ्रू नहीं लड़ रहा है। ये लड़ाई ईरान अपनी जो उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी, ड्रोन कैपेबिलिटी और अपनी इच्छा शक्ति है, और उस समय जो ईरान का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, अभी भी उतना इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, रिजिलियंट है, जो अमेरिका को चुनौती दे रहा है। और यही कारण है कि बार बार ट्रंप कर रहे हैं, वहां की जनता से ठीक है आह्वान सर, कर रहे हैं आपने- कि आ जाइए हमारे प्रोसेस में। चलिए और सर, आपने अपना पॉइंट अच्छा बताया कि ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो प्रॉक्सी नहीं, अपने दम पे वो लड़ रहा है।